Hello friends, I am C.H. Anni Pavagadi, Faculty of Navkar Institute, dealing with the subject of law. आज हम शुरू करेंगे विद द टॉपिक ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड आज का हमारा बेसिक टॉपिक होगा कंपनी, बेसिक नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी. स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013. तो मैं ये कंपनीज एक्ट 2013 जो आया, क्या उससे पहले सर कोई कानून नहीं था? तो सर उससे पहले एक कानून था, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956. 1956 का जब एक्ट था तो सर कंपनीज एक्ट 2013 की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सर कंपनीज एक्ट 2013 की ज़रूरत पड़ी बिकॉज हमें कंपनीज एक्ट 1956 के जो रूल्स थे उसमें जो कॉरपोरेट गवर्नेंस था, उस कॉरपोरेट गवर्नेंस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना था. कंपनीज एक्ट 1956 में जो प्रोसीजर्स थी उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करनी थी. एंड कंपनीज एक्ट 1956 में एक कंसेप्ट जो बहुत कम लेवल पे था वो इंट्रोड्यूस करना था, कॉल्ड विसल ब्लोइंग. जो एम्प्लॉयज़, जो शेयर होल्डर्स, जिनको या जो स्टेक होल्डर्स को कंपनी के रिलेटेड कुछ ग्रीवेंसीज है, तो उनके रेजोल्यूशन के लिए एक सिस्टम लाने के लिए एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बेसिक शुरुआत करें उससे पहले कंपनी वर्ड जो है उसके रिलेटेड एस्पेक्ट, एक बिजनेस का बहुत बड़ा फॉर्म और बिजनेस का जो बहुत बड़ा फॉर्म है उसको गवर्न करने वाला एक एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. Starting with the basic understanding and introduction of Companies Act, starting with our first slide of presentation. Companies Act 2013 इंट्रोड्यूस लेके करके आए थे इन द टाइम रिलेटिंग टू दी कंपनीज. कंपनीज का जो रूल था, कंपनीज के रिलेटेड जो रेगुलेशंस थे उसके लिए एक्ट लाया गया. सर ये एक्ट तो लाया, पर ये एक्ट कितना बड़ा है? तो सर ये एक्ट सेक्शंस 470, मतलब 470 सेक्शंस, 7 schedules and there are 29 chapters in this act. सर हमारे सिलेबस में सब कुछ आ जाएगा? तो नो. सीए फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज एक्ट के बहुत बेसिक कंडीशंस जो बहुत छोटे लेवल पे हैं उसको यहाँ पे कंसिडर की है. ये कंपनीज एक्ट सर जब आया तो ये जो एक्ट है, क्या ये सेक्शंस, क्या ये शेड्यूल्स और क्या ये चैप्टर्स पढ़ ले मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में आपको ये चेंजेस नहीं आएंगे? तो नो. ये एक्ट सर जो ज़्यादा गवर्न होता है वो होता है बाय रूल्स. एंड रूल्स जब जब चाहे तब गवर्नमेंट नोटिफाई करके इंट्रोड्यूस कर सकती हैं. तो ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं विद दी सेक्शंस, विद दी रूल्स, सारी चीज़ें, उसमें से जो चीज़ें रूल्स पे डिपेंडेंट है उसके चेंजेस होने के चांसेस है. सर ये एक्ट 1956 के बाद लाया गया था एक स्मूथनेस जो फंक्शनिंग ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस में चाहिए, उसके लिए ये एक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे. एक विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट था जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्ट लाया गया था. एंड सर बेसिक वर्ड जो कंपनी है उसके इंट्रोडक्शन से अब शुरुआत करें. वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ड कंपनी. इंट्रोडक्शन, कंपनी वर्ड कहाँ से आया, उसकी डेफिनेशन क्या, उसके रिलेटेड कंसेप्ट और उसके एस्पेक्ट तक पहुँच रहे. कंपनी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स. सर ये जो कंपनी वर्ड आया है, हम समझते हैं कंपनी मीन्स बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और एक बिगेस्ट फॉर्म ऑफ एनी बिजनेस. बट ये जो वर्ड कंपनी है उसका बेस है एक लैटिन लैंग्वेज में. लैटिन लैंग्वेज, वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ कंपनी. लैटिन लैंग्वेज में दो वर्ड्स थे, एक कम एंड सेकेंड वॉज पनी. दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया गया, दैट वॉज कंपनी. लैटिन लैंग्वेज में ये वर्ड का मीनिंग निकलता था कम मतलब कमिंग टुगेदर एंड पनी मतलब फॉर ब्रेड, मतलब कमिंग टुगेदर फॉर ब्रेड, और इन अदर वर्ड्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन टेकिंग मील टुगेदर, मतलब खाना खाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए लोगों का एसोसिएशन. और आई कैन से गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर सम सोशल और पर्पसेस जो फूड गैदरिंग क्या उसके रिलेटेड होते थे. अब सर कहाँ बहुत बड़ा वर्ड कंपनी जो हम बिजनेस एस्पेक्ट से कनेक्ट करें और कहाँ एक छोटा सा वर्ड खाना खाने के लिए एक साथ इकट्ठा होने वाले लोगों का ग्रुप, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन टेकिंग मील टुगेदर. उसके ऊपर से बहुत बड़ा वर्ड क्यों डिराइव हुआ? तो उसका रीज़न है, जब बहुत पहले का टाइम था, मार्केटिंग या उसके रिलेटेड इतनी स्ट्रेटजीज या इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे.
उस टाइम पे लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए सोशल गैदरिंग्स, जो खाने के लिए इकट्ठा होने के लिए सोशल गैदरिंग्स होती थी, उन गैदरिंग का यूज़ करते थे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और वो जो बिजनेस को प्रमोट किया जाता था, वहाँ से धीरे धीरे फॉर्म शुरू हुआ कि एक साथ मिलके बिजनेस शुरू करें। जहाँ पे लोग अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए जाते थे, वहाँ पे लोग एक दूसरे से सिमिलर बिजनेस वाले होते थे तो मिलते थे, बात करते थे, और उसके बेसिस पे एक एसोसिएशन ऑफ पीपल, और आई कैन से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसका क्रिएशन हुआ। एंड वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन धीरे 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 बहुत बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड जिसके लिए हम उसका जो बेस है, कमिंग टुगेदर फॉर फूड और कमिंग टुगेदर फॉर टेकिंग फूड, उसके रिलेटेड हम कंपनी वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड इसीलिए धीरे धीरे करके कंपनी वर्ड का मीनिंग जनरेट हुआ एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन, सिमिलर थिंकिंग वाले लोगों का एक एसोसिएशन। लाइक माइंडेड पर्सन मतलब सिमिलर थिंकिंग वाले लोगों का एक एसोसिएशन जो किसी बिजनेस या अंडरटेकिंग के लिए इकट्ठा हुआ, उसको बुलाया जाता था कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर सम बिजनेस और अंडरटेकिंग। अब भाई एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर सम बिजनेस और अंडरटेकिंग की जब हम बात करें तो सर आप कहोगे कि भाई पार्टनरशिप भी तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप भी तो बिजनेस करने के लिए है, HUF भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, HUF भी तो बिजनेस करता है, एंड इट इज ऑब्वियसली लाइक माइंडेड पर्सन, सिमिलर बिजनेस के लिए इकट्ठा होते हैं। तो सर क्या पार्टनरशिप, HUF, इस हर एसोसिएशन को क्या हम कंपनी बोलेंगे? तो सर मीनिंग के हिसाब से कंपनी वर्ड बोलता है एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन फॉर सम बिजनेस और अंडरटेकिंग। एंड उस हिसाब से अगर मैं सिर्फ मीनिंग या कंसेप्ट को देखूं तो सिर्फ मीनिंग या कंसेप्ट के बेसिस पे कंपनी इंक्लूड्स पार्टनरशिप, HUF और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज देयर फॉर बिजनेस, बट मीनिंग के हिसाब से। Why? Because meaning says association of person for some business or undertaking. तो सर हम जब कंपनी की बात करें तो हम क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज, रिलायंस, टाटा, ऐसी कंपनीज को ही ध्यान में रखते हैं, पार्टनरशिप को नहीं? कंपनीज एक्ट क्यों पार्टनरशिप फॉर्म को अप्लाई नहीं करता? तो उसका रीज़न है, मीनिंग के हिसाब से कंपनी मीन्स और डिनोट्स एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन फॉर सम बिजनेस और अंडरटेकिंग, बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्चुअली 3 तरीके से हो सकते हैं। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर सम बिजनेस, और वो तीनों एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। उसमें सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एक सिंगल बॉडी, मतलब एक सिंगल नाम से बिजनेस कर रहा है, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो किसी एक सिंगल नाम से बिजनेस कर रहा हो, उसको बोला जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज देयर फॉर बिजनेस वर्किंग एज अ सिंगल बॉडी, जिसको हम कॉर्पोरेशन वर्ड भी बोल सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं। यही बॉडी कॉर्पोरेट अगर कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हो, मतलब यही बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर सम बिजनेस विथ अ सिमिलर नेम अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो, कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसको बोला जाएगा इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट either 1956 और 2013, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हुआ है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड जो है, उसके अलावा अगर कोई बिजनेस, कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर बिजनेस कंपनीज एक्ट में हम रजिस्टर नहीं करवाए, जैसे कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बट नॉट अंडर कंपनीज एक्ट, इट इज कंपलसरी अंडर पार्टनरशिप एक्ट, और इट इज इवन एडवाइजेबल अंडर पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होगा भी तो भी वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर होगा, कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं।
तो ऐसा कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप हो, एचयूएफ हो, या ऐसा कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो बिजनेस कर रहा है और कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे भाई? तो इट इज सीड एज अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो बिजनेस तो करते हैं पर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब आई कैन से कि भाई कंपनी का बेसिक मीनिंग था एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन फॉर सम बिजनेस और अंडरटेकिंग, सिमिलर थिंकिंग वाले लोगों का एसोसिएशन जो किसी बिजनेस या अंडरटेकिंग के लिए है। अगर वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन की मैं बात करूं तो डिवाइड हो जाता है 3 हिस्सों में। पहला है बॉडी कॉर्पोरेट, जो एक बॉडी के तौर पे एक सिंगल नाम से एसोसिएशन ऑफ पर्सन काम करे तो हम उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। अगर यही बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से रजिस्टर हो तो हम उसको बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड। मतलब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिजनेस कर रहा है अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में रजिस्टर हो तो उसको बोला जाएगा इनकॉर्पोरेटेड, और अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो इट विल बी नोन एज अनइनकॉर्पोरेटेड। बट तीनों के तीनों एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो हैं, तीनों के तीनों बिजनेस तो करते हैं, तो तीनों के तीनों कंपनी तो माने जाएंगे। Why? Because कंपनी का मीनिंग क्या कहता था? एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन फॉर सम बिजनेस और अंडरटेकिंग। मतलब जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है बिजनेस कर रहा है वो कंपनी। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड मीनिंग के हिसाब से हो जाएंगे कंपनी। तो साहब जब हम मीनिंग के हिसाब से इन सबको कंपनी गिनते हैं तो कंपनीज एक्ट इन सबको अप्लाई क्यों नहीं होता? तो उसका रीज़न है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट 2013 बहुत सिंपल तरीके से, बहुत क्लियर सेंस में कंपनी के क्लासिफिकेशन में से किसको हम अप्लाई करेंगे ये रूल्स, उसका क्लैरिफिकेशन देता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट के रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसमें हम क्यों सिर्फ कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसको गिनते हैं। देखते हैं डेफिनेशन। सर डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कोई भी लॉ, कोई भी कानून सबसे ज़्यादा अहमियत देता है डेफिनेशन को, बिकॉज डेफिनेशन में लिखा हर वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर टेकिंग एनी जजमेंट और फॉर अप्लाइंग एनी प्रोविजन। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो कंपनी की डेफिनेशन इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी वर्ड की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 मोस्ट ऑफ टाइम डेफिनेशंस आर गिवन अंडर सेक्शन 2 और उसी का एक सबसेक्शन 20 है वो कंपनी वर्ड की डेफिनेशन दे रहा है। एंड कंपनी वर्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ने दी है कि भाई कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any previous company law। मतलब कंपनी मीन्स कंपनी, यहाँ पे हम जिस कंपनी वर्ड के बारे में बात करेंगे वो कंपनी मीन्स 3 तरीके की कंपनियां हैं भाई। कौन सी? बॉडी कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड। ये तीनों में से कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में या 1956 में अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो कंपनी को हम कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए क्या मानेंगे? कंपनी। मतलब कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से 3 तरीके में से हमने एक ही कंपनी को कंसिडर कर लिया फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन सी? तो ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो बिजनेस भी करता है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड भी है। मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर करवा के अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिजनेस करे तो उसको हम क्या मानेंगे? कंपनी। सर आई होप द मीनिंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ये जो कंपनी वर्ड हमने डिफाइन किया उस स्पेसिफिक कंपनी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब उसकी कौन से ऐसे
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी बिजनेस फॉर्म से कंपनी को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का सबसे पहला हिस्सा एंड सबसे खास हिस्सा दैट इज कंसिडर्ड एज कॉरपोरेट पर्सनालिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत या कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है। मतलब कोई भी कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है फ्रॉम द मेंबर्स हु आर constituting it. Generally, it is not available as a characteristics to any of the organizations. By proprietor है तो कंपनी या प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्रोप्राइटरशिप क्रिएट करने वाला पर्सन और उसका प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटीज नहीं है, दोनों सेम एंटिटीज हैं। जैसे कि अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ तो वो नुकसान के सामने पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर इज ऑल्सो लायबल। Similar cases there in partnership. I'm not talking about LLP, but partnership act के हिसाब से जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप में ऐसा है कि भाई पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कुछ भी नुकसान हो जाए तो उसके लिए पार्टनर्स की सारी पर्सनल एसेट बेच के भी लायबिलिटी क्रिएट होती है। इवन अगर कोई थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फॉर्म की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पार्टनर्स के सामने केस फाइल कर सकते हैं। बट कंपनी हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन और आई कैन से अ कॉरपोरेट पर्सनालिटी मीन्स आज किसी ने कंपनी को रजिस्टर करवा दिया तो वो कंपनी एक बार रजिस्टर हो गई एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपने मेंबर्स से एक अलग पर्सन बन जाती है। एक अलग पर्सन मीन्स जो कंपनी को क्रिएट करने वाला पर्सन है उसने कंपनी को क्रिएट कर दिया, उसके बाद कंपनी इज ट्रीटेड लाइक अ सेपरेट पर्सन। जैसे मुझे और आपको एक पर्सन के तौर पे लीगली ट्रीट किया जाता है वैसे ही लीगली कंपनी को भी एक पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। टू बी वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट करें, इफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फॉर्म, देन जो पार्टनरशिप फॉर्म उन्होंने स्टार्ट की वो पार्टनरशिप फॉर्म मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई से सेपरेट पर्सन नहीं है। But if Mr. X and Mr. Y started a company, a private limited company, XY Private Limited के नाम से उसको रजिस्टर करवाया, then XY Private Limited will be considered as a separate legal person from Mr. X and Mr. Y. Mr. X and Mr. Y की सिर्फ पोजीशन एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रमोटर जो उनकी पोजीशन दिखाई जाएगी कंपनी में वो रहेगी, बट कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन। और उसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर केस है जिस केस को मैक्यूरा के रिलेटेड एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया था कि एक इंडस्ट्री थी जिसका एक शेयर होल्डर था, मेजर पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाज हेल्ड बाय हिम। अब एक कंपनी थी जिसमें दो लोगों का शेयर होल्डिंग था, एक पर्सन का 95% शेयर होल्डिंग था, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाज हेल्ड बाय हिम। कंपनी फंक्शन कर रही थी, अब कंपनी की एसेट पे इंश्योरेंस लेने की बात आई। कंपनी उसके ऊपर इंश्योरेंस ले उससे पहले जो मेंबर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा था उसने अपने नाम से कंपनी की एसेट पे इंश्योरेंस लेने का ट्राई किया एंड इट वाज प्रूव्ड इन दैट केस कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से जो भी एसेट्स है वो कंपनी के नाम से है और उसके ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट सिर्फ कंपनी का है। कोई भी मेंबर चाहे उसका कितना भी शेयर होल्डिंग क्यों ना हो, कंपनी की एसेट के ऊपर इंश्योरेंस लेने का अधिकार उस पर्सन का नहीं है। मतलब अ मेंबर डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी की कोई भी एसेट है उसके ऊपर इंश्योरेंस लेने का इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी भी मेंबर का कंसिडर किया जा सकता नहीं है।
ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके रिलेटेड एक केस है जो मैक्यूरा और उसके रिलेटेड केस में जाना जाता है, जिसमें ये प्रूव हुआ था कि भाई कंपनी की जो असेट है उस असेट के ऊपर शेयर होल्डर कितना भी चाहे, उसका कितना भी सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग क्यों ना हो, कंपनी की असेट पे इंश्योरेंस लेने का अधिकार शेयर होल्डर का नहीं है। This was all as a corporate personality. Moving towards another characteristics. Another characteristics of company start करें, which are there in the next slide. Starting with another characteristics. Perpetual succession. भाई जहाँ जहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होगी ना, वहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक तो आएगा। जहाँ जहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है वहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन आएगा। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज परपेचुअल सक्सेशन वर्ड की मैं बात करूं, एग्जैक्टली उसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस मतलब ऐसा एग्जिस्टेंस जो बंद नहीं होने वाला। मतलब इन शॉर्ट, अगर बात की जाए कि कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होल्ड करने की, तो कंपनी एज अ परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी एज अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। बट हियर इट इज रेफर्ड टू इन अनदर सेंस। परपेचुअल सक्सेशन सेज कि भाई जैसे कंपनी अपने मेंबर से एक अलग पर्सन है, तो कंपनी की लाइफ भी तो अपने मेंबर से एक अलग लाइफ होगी। अगर आज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई कंपनी क्रिएट कर रहा है कॉल्ड XY प्राइवेट लिमिटेड, इफ XY प्राइवेट लिमिटेड इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तो XY प्राइवेट लिमिटेड की लाइफ भी तो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई से अलग होगी। एंड दैट इज वाई मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो कंपनी के मेंबर हैं, उनकी डेथ हो जाए, वो अनसाउंड हो जाए या वो इनकैपेबल हो जाए, तो भी कंपनी हमेशा फंक्शन करेगी। Perpetual succession says company has a continuous existence, means an existence which is independent of members. Members की डेथ, अनसाउंडनेस, इनकैपेसिटी कंपनी की लाइफ को इफेक्ट नहीं करती। कंपनी के सभी मेंबर्स की अगर डेथ भी हो जाए तो भी परपेचुअल सक्सेशन बोलता है कंपनी बिजनेस करना कंटिन्यू कर सकती है इन द नेम। एंड दैट इज व्हाट इज अबाउट परपेचुअल सक्सेशन। एक वर्ड बोला जाता है, एक स्पेसिफिक लाइन बोली जाती है इसके लिए, दैट मेंबर्स में कम एंड गो, कंपनी विल स्टे फॉर एवर। फॉर एवर डज नॉट मीन कि कंपनी कभी बंद नहीं होगी, उसकी भी वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान की डेथ होगी उस तरीके से कंपनी विल बी वाउंड अप और लिक्विडेटेड। बट वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन के अलावा जब कंपनी फंक्शन कर रही है तो कंपनी की लाइफ अपने मेंबर की लाइफ पे डिपेंडेंट होगी नहीं। जहाँ पे भाई सेपरेट लीगल एंटिटी होगा ना, वहाँ पे ये परपेचुअल सक्सेशन होगा ही। जहाँ जहाँ पे बिजनेस अपने मेंबर से एक अलग पर्सन है, वहाँ पे वो बिजनेस की अपने मेंबर से एक अलग लाइफ भी होगी। एंड दैट इज वाई परपेचुअल सक्सेशन सेज मेंबर की डेथ, अनसाउंडनेस, इनकैपेसिटी कभी भी कोई कंपनी की फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। कंपनी विल कंटिन्यू टू डू द बिजनेस इवन आफ्टर द डेथ, अनसाउंडनेस और इंसॉल्वेंसी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉर विच द कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज सेपरेट और डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर बिजनेस फॉर्म्स। बाकी के बिजनेस फॉर्म से कंपनी अलग है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ जहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है वहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक भी होगा ही। मतलब आई कैन से कि एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ दो फ्री में आते हैं। जहाँ जहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है वहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन है। उसी तरीके से एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी अपने मेंबर से एक अलग पर्सन, एंड एक अलग पर्सन दैट मीन्स कंपनी की लायबिलिटी के लिए मेंबर लायबल नहीं। क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है तो उसकी लायबिलिटी उसकी खुद की लायबिलिटी है, अपने मेंबर की नहीं। कंपनी की असेट उसकी खुद की असेट है, मेंबर की नहीं। कंपनी की लायबिलिटी भी उसकी खुद की लायबिलिटी है, मेंबर की नहीं। मतलब किसी भी कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए किसी भी मेंबर को नहीं बुलाया जा सकता। एंड दैट इज व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर्स जो कंपनी को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड किस तरीके से हो सकती है? तो भाई दो तरीके से।
जब कंपनी शुरू हो रही है, इफ द कंपनी स्टार्टेड एज अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, मतलब ऐसी कंपनी जो पब्लिक में शेयर्स इश्यू करके उसके थ्रू कैपिटल इकट्ठा करके बिजनेस करने वाली है, मतलब कंपनी विच इज हैविंग लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। तो ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल इश्यू की गई है उसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अगर फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू मतलब शेयर मार्केट में जो आप प्राइस देखते हो वो नहीं, फेस वैल्यू मतलब द प्राइस एट विच द कंपनी हैव इश्यूड दी शेयर। 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 100 रुपीज मान लो फेस वैल्यू है, तो 100 रुपीज इज द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर जो एक शेयर खरीदता है। अगर 100 रुपीज में से उसने 20 रुपए कॉल मनी के एप्लीकेशन के भर दिए तो उसकी लायबिलिटी अब कितनी रहेगी, तो सिर्फ 80 रुपीज। मतलब मेंबर की लायबिलिटी कंपनी चाहे कितनी भी बैंक्रप्सी की पोजीशन में या इंसॉल्वेंसी की पोजीशन पे आ जाए, मेंबर की लायबिलिटी कितनी रहेगी, तो भाई उसके शेयर का 80 रुपीज़ जो बाकी है उस 80 रुपीज़ के लिए उसकी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा पैसा उससे मंगवाया जा सकता नहीं है। दैट विल बी इन केस ऑफ कंपनी विच इज हैविंग अ लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। ऐसी कंपनियां जो अपनी लायबिलिटी शेयर्स के थ्रू लिमिट कर रही है। दूसरी हो सकती है ऐसी कंपनी जिनको एग्जिस्टेंस में आने के टाइम पे शायद कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, अभी उनके पास कंपनी शुरू करने के टाइम पे पैसा है तो पब्लिक में शेयर्स इश्यू करने की या शेयर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो दे गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एज अ गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जहाँ पे आप जो पर्सन है मेंबर बनना चाहता है उसको आप बोलते हो कि भाई आप हमारी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो, आप हमें गारंटी दो कि आप कंपनी जब फाउंड अप होगी, कंपनी जब फाइंडिंग अप की प्रोसेस में जाएगी और अगर कंपनी की असेट को बेच के हम लायबिलिटी को रीपे नहीं कर पाएंगे तो आप कितने पैसे दोगे। मतलब आप गारंटी दो कि कंपनी की वाइंडिंग अप की सिचुएशन में आप लायबिलिटी चुकाने के लिए अगर एसेट इनफ नहीं है तो कितना पैसा दोगे। उस टाइम पे कोई पर्सन अगर गारंटी दे तो वो मेंबर बनता है एंड उस कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है बाय गारंटी। मतलब कि उस कंपनी में लायबिलिटी विल बी लिमिटेड बाय वे ऑफ गारंटी। अगर आज किसी पर्सन ने गारंटी दी 10,000 कि कंपनी जब फाइंड अप होगी और असेट को बेच के लायबिलिटी रिपे नहीं हो पाएगी तो मैं 10,000 रुपये की गारंटी देता हूँ, तो उस सिचुएशन में जो लायबिलिटी है 10,000 की गारंटी ली, वो 10,000 की गारंटी तक लायबिलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी बनेगी नहीं। ये कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लायबिलिटी कि मेंबर की लायबिलिटी कंपनी के लिए हमेशा लिमिटेड रहेगी। बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, मेंबर की लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड रहेगी जो उसने कमिट किया उतना। कौन सी, तो भाई दो, एक अगर शेयर से रजिस्टर्ड है तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड दूसरा अगर गारंटी कंपनी है तो जितनी अमाउंट की गारंटी दी उतनी अमाउंट की लायबिलिटी रहेगी। आई गेस इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक और आई कैन से फोर्थ। बेसिकली हमने 3 पढ़े जो कनेक्टेड थे। एक था सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, दूसरा था परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड वाज लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ another characteristic of company can be considered as, भाई फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का बोलता है कि कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है पर मेरे और आप जैसा नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, मतलब कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। कंपनी एक लीगली अलग पर्सन है पर नेचुरल पर्सन नहीं है एंड दैट इज वाई कंपनी को बोला जाता है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो एग्जिस्टेंस में आता है बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, पहले था अब
2015 में अमेंडमेंट आया, उसकी वजह से कंपनीज एक्ट 2013 में से ये प्रोविजन हटा दिया गया है। बट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज कॉमन सील। जैसे मेरे और आपके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट की सिग्नेचर्स की बात आती है तो हम लोग खुद साइन कर देते हैं, वी कैन डू द सिग्नेचर्स। बट कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, बट आर्टिफिशियल पर्सन है, सिग्नेचर कैसे करें? एंड उस ऑफिशियल सिग्नेचर के लिए बोला जाता था कि कॉमन सील वॉज देयर विच वॉज कंसिडर्ड एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर सिग्नेचर की ज़रूरत होगी तो कॉमन सील अफिक्स किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन से। बट 2015 ने ये रिक्वायरमेंट को हटा दिया है, कॉमन सील मे और मे नॉट बी देयर इन कंपनी। टोटली हटा दिया नहीं है, कॉमन सील हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। देयर कैन बी ऑफिशियल सिग्नेचर, इफ इट इज देयर इट विल बी यूज्ड ऑन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर। बट इफ इट इज नॉट देयर, कंपनी की साइड से कोई डिफॉल्ट माना जाएगा नहीं, बिकॉज 2015 ने ये रिक्वायरमेंट को वॉलेंटरी कर दिया है कि कंपनी मे हैव कॉमन सील विच कैन बी ट्रीटेड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था रिलेटेड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, concept and characteristics of company। अब next aspect, next topic तक हम बढ़ेंगे, that will be considered with corporate veil theory। corporate veil theory, what is corporate veil theory? तो सबसे पहले कंपनी का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, क्या? तो कंपनी का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक था कि किसी भी कंपनी को अगर हम रजिस्टर करवा दें तो रजिस्टर करवाने के साथ वो अपने मेंबर से एक अलग पर्सन बन जाता है। मतलब कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन। दैट मीन्स जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाए वो अपने मेंबर से एक अलग पर्सन बन जाएगा। एंड वो अलग पर्सन बन गया, उसके लिए हमारे लॉ में एक वर्ड यूज़ होता है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा, एक छोटी सी दीवार क्रिएट होती है विच इज़ नोन एज वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन की वजह से क्रिएट हुआ पर्दा या दीवार जो कंपनी और मेंबर को अलग करता है। मतलब इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कंपनी में कुछ गलत हुआ है, कंपनी में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान कंपनी तक ही रहेगा, वो पर्दा या दीवार क्रॉस करके मेंबर तक नहीं जाएगा। ये हमारा बेसिक वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ये क्यों है भाई? तो ये इसलिए है कि कोई भी मेंबर अगर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको सेफगार्ड किया जा सके कि भाई कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कुछ भी नुकसान होगा तो उस नुकसान को कंपनी तक ही रखा जाएगा, आप चिंता मत करो, वो नुकसान आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई उस सिचुएशन में ये वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी भी कंपनी के नुकसान में किसी भी मेंबर को प्रॉब्लम आने से बचाता है। मतलब कंपनी के प्रॉब्लम्स के लिए, कंपनी के फ्रॉड के लिए, कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के नुकसान के लिए मेंबर को लायबल नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जांपल, आप अगर कोई रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज करो और रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज करो तो रिलायंस कंपनी में आपकी लायबिलिटी कितनी? वो शेयर की अमाउंट जितनी। कंपनी में होने वाले कोई भी लॉस के लिए आपकी पर्सनल एसेट को बेचा जाएगा नहीं, आपकी लायबिलिटी बनेगी नहीं। दिस इज बिकॉज ऑफ वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस इज अ प्रोटेक्शन अवेलेबल टू यू कि भाई कोई भी कंपनी में कभी भी कुछ भी नुकसान जाता है तो वो नुकसान वो कंपनी के मेंबर तक नहीं पहुंचता, एक दीवार उसे रोक लेती है, उसको कंपनी तक रोक लेगी, मेंबर तक नहीं पहुंचने देगी। एंड दैट इज वाई ये वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक सेफगार्ड के तौर पे काम करता है कि रजिस्ट्रेशन करवा दो एंड आपकी कंपनी आपसे एक अलग पर्सन, उस कंपनी में नुकसान होगा तो उस नुकसान के लिए आपकी लायबिलिटी बनेगी नहीं। ऐसा हुआ था एक केस में जिसको बोला जाता है सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ था भाई? तो सैलमन करके एक पर्सन था हु वाज हैविंग अ शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
सलमान का शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। बिजनेस प्रोप्राइटरशिप के तौर पे जब वो करता था तो बिजनेस बहुत अच्छा सा चल रहा था, अच्छे से प्रॉफिट कमा रहा था। सलमान ने जो शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया बहुत अच्छे से प्रॉफिट में चल रहा था, और वो बिजनेस में उसने सोचा कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इतना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, इतनी कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से इतना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, एक काम करता हूँ मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। कंपनी इज अ लार्जर फॉर्म, एंड एक जगह पे कंपनी एक फॉर्म है जहाँ से मुझे ज़्यादा कैपिटल मिलेगी, लोन मिलने में आसानी होगी, लोगों तक डिबेंचर्स इश्यू कर पाएंगे, पब्लिक के पास से पैसा लाना इजी होगा। एक काम करता हूँ मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, ज़्यादा कैपिटल आएगी, ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड विद अ कंपनी कॉल्ड सलमान कंपनी लिमिटेड। सलमान कंपनी लिमिटेड का बिजनेस भी शू मैन्युफैक्चरिंग। भाई ये बिजनेस शुरू करने से पहले सलमान कंपनी लिमिटेड शुरू की। मेंबर्स कौन? तो भाई सलमान और उसके फैमिली मेंबर्स। सलमान और उसके फैमिली मेंबर्स ने एक एक शेयर परचेज कर लिया, 7 शेयर्स, और उन्होंने पेड अप कैपिटल की अमाउंट दी। अब सलमान एंड कंपनी लिमिटेड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ एग्जिस्टेंस में आ गई विद सम पेड अप कैपिटल। सलमान कंपनी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में आ गई जिसमें पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग सलमान और उसकी फैमिली का, और सलमान एंड कंपनी लिमिटेड ने बिजनेस शुरू करने के लिए सलमान का जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था शू मैन्युफैक्चरिंग का, वो शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सलमान ने परचेज कर लिया। मतलब सलमान ने शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो कर रहा था, जो प्रॉफिटेबल था, वो किसको बेच दिया? कंपनी को। कंपनी ने सलमान से बिजनेस खरीदा, दोनों अलग अलग पर्सन है। अब कंपनी ने सलमान से बिजनेस खरीदा है तो ऑब्वियसली सलमान को कुछ पैसे दिए होंगे। वो पैसे कंपनी कहाँ से लाई? तो साहब पेड अप कैपिटल थी जो सलमान ने दी थी। उसके अलावा कंपनी ने पैसे लिए सलमान के पास से एज डिबेंचर होल्डर। मतलब सलमान को कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए, डिबेंचर्स के सामने सलमान ने कुछ पैसे दिए। एक्चुअली तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कंपनी ने सलमान को पैसा दिया, सलमान ने कंपनी को दिया। कंपनी के पास से जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव करना था उसमें पेड अप कैपिटल किसका? सलमान का। डिबेंचर्स किसके? सलमान के। कंपनी को उन्होंने पैसा दिया और वो पैसा कंपनी ने इन टर्न सलमान को पे किया और कंपनी ने बिजनेस शुरू किया। कंपनी के बैलेंस शीट में अब क्या दिखाई देता है? तो भाई सलमान के प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की सारी एसेट, सारी लायबिलिटी प्लस पेड अप कैपिटल सलमान और उसके मेंबर्स की, डिबेंचर्स जो सलमान ने परचेज किए हैं। अब कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी बिजनेस करते करते पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया कि कंपनी के बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। एंड नुकसान इतना ज़्यादा हुआ कि कंपनी बिजनेस बंद करने जा रही थी, अपनी सारी एसेट को बेच के जो लायबिलिटी पे करने की आई वो इनफ नहीं थी। अब आप जानते हो कि जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो या जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट हो तो एसेट को बेच के सबसे पहले कौन पे होता है? तो भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन था? तो डिबेंचर होल्डर के तौर पे सलमान खुद, राइट। तो उस सिचुएशन में सलमान ने एज अ डिबेंचर होल्डर अपनी कंपनी सलमान एंड कंपनी लिमिटेड के सामने केस किया कि भाई आई एम अ डिबेंचर होल्डर, आई एम अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, एसेट को बेच के सबसे पहला पैसा मुझे मिलना चाहिए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो बाकी के थे उन सब ने ऑब्जेक्शन उठाया ये कहते हुए कि ये कंपनी सलमान की है, सलमान खुद उसका ओनर है, उसके फैमिली मेंबर्स और वो मिला के कंपनी को हैंडल कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जो कंपनी में लॉस हुआ है उसके बाद असेट को बेच के सलमान को पहले क्यों पैसे दिए जाते हैं जबकि वही पर्सन तो है जो कंपनी का ओनर है। अब जिसने लॉस किया उसी को क्यों पैसा दे रहे हो? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैटर वेंट टू द कोर्ट एंड इट वाज प्रूव्ड कि जब भी सलमान एंड कंपनी लिमिटेड रजिस्टर हुई, सलमान एंड कंपनी लिमिटेड वंस रजिस्टर्ड was a separate entity from Salman and the family members, irrespective of the contribution in share capital or control. Company will be considered as liable for all the liabilities in a way कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो उनको पहला पैसा दो,
कंपनी एंड सैलमन अलग अलग पर्सन है। सैलमन का कंपनी के बैलेंस शीट में एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर नाम दिखाई दे रहा है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे सबसे पहला उसको पैसा मिलना चाहिए। And that's why it was hailed that once the company is validly registered, it becomes a separate legal person from the members who are constituting it. And for that purpose, it is irrelevant whether any member has a large or small proportion of share capital. ये था प्रोटेक्शन अवेलेबल टू सैलमन कि भाई उसने कंपनी शुरू की, उसने कंपनी क्रिएट की, और वो जो कंपनी उसने क्रिएट की है रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए सैलमन लायबल नहीं है। एंड ही इज ऑल्सो सिक्योर्ड एज अ डिबेंचर होल्डर। हाँ, कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट की थी वो उसको लास्ट में मिलती, पर डिबेंचर होल्डर के तौर पे, सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे सबसे पहला पेमेंट सैलमन को दिया गया। एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी रजिस्टर हो गई, सैलमन से एक अलग पर्सन बन गई। एक दीवार थी जो सैलमन और कंपनी को अलग कर रही थी, और उसके बेसिस पे सैलमन को सेफगार्ड मिला कि उसका पैसा कहीं नहीं गया। सेफगार्ड दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया। वो प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हो। पर जब कोई पर्सन ये वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये पर्दा या दीवार गलत फ्रॉड करने के लिए यूज करे, सेफगार्ड दिया था, आपको प्रोटेक्शन था कि आपके पैसे, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाएगा, पर जब आप इसी प्रोटेक्शन, इसी सेफगार्ड का मिसयूज कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो फॉर सम फ्रॉड और डिसऑनेस्ट पर्पस, मेंबर फ्रॉड करना चाहता है पर नाम कंपनी का यूज कर रहा है और बोल रहा है कि फ्रॉड मैंने नहीं किया, कंपनी ने किया, तो उस सिचुएशन में जहां पे ये वेल जो ऑलरेडी अवेलेबल है एज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, उसका यूटिलाइजेशन गलत फ्रॉड करने के लिए या डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए किया जाए तो हम वो दीवार या वो पर्दा हटा देंगे। दैट मीन्स विल फॉरगेट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जो कॉर्पोरेट वेल मेंबर और कंपनी को सेपरेट कर रहा था, उसी वेल को लिफ्ट कर दो, मतलब उस वेल को हटा दो, और कंपनी और मेंबर जो फ्रॉड कर रहा है उसको सेम मान के जो कंपनी में फ्रॉड हुआ उसके लिए सजा मेंबर को दो, या जो कंपनी की लायबिलिटी है उसके लिए मेंबर को बोलो। मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल से जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की दीवार वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी उसको हटा दिया जाएगा, बट ओनली इन केस व्हेन देयर इज फ्रॉड और डिसऑनेस्ट पर्पस एंड ओनली फॉर द मेंबर हु इज डूइंग फ्रॉड और हु इज देयर हैविंग डिसऑनेस्ट पर्पस। सभी मेंबर्स के लिए नहीं, सिर्फ वो मेंबर जो पर्दे या दीवार के पीछे रह के कंपनी के नाम से फ्रॉड करना चाहता है, उसकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड करना, उस कंसेप्ट को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी के जो कंसेप्ट था उसका एक ऑपोजिट तरीका, अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है तो सेपरेट लीगल एंटिटी को भूल जाया जाएगा, एंड दैट विल हैपन ओनली इन केस ऑफ फ्रॉड और डिसऑनेस्ट पर्पस। अब हम देखते हैं कौन से पर्पसेस के लिए ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा, मतलब कौन से पर्पसेस में या कौन से सिचुएशंस में हम भूल जाएंगे कि कंपनी और मेंबर अलग अलग पर्सन है। सबसे पहला लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है इन अ सिचुएशन टू डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी मतलब, तो बस सर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक पढ़ा था कि एलियन एनिमी इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट? एलियन एनिमी इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। व्हाई? बिकॉज एलियन एनिमी मतलब ऐसा पर्सन जो वॉर हो रही है उस टाइम पे जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर हो रही है उसका पर्सन है। से फॉर एग्जाम्पल हमारी किसी कंट्री के साथ अभी वॉर डिक्लेयर हो गई तो उस कंट्री का सिटीजन हमारे लिए हुआ एलियन एनिमी। अब उस कंट्री के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना परमिटेड नहीं। क्यों? तो सर वॉर चल रही है, उस टाइम पे अगर हम एलियन एनिमी के साथ डील करेंगे तो या तो हम उसको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, या तो हम उसको कोई पैसा प्रोवाइड करेंगे, या तो सर्विसेज गुड्स या पैसा। इन आइदर ऑफ द केस हम हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को एक
कंट्री में जाने दे रहे हैं जिसके साथ हमारी वॉर चल रही है। एंड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पज ऑल्सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज फिजिबल। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी माना जाता है एंड इसीलिए एलियन एनिमी के साथ डील करना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने प्रोहिबिट करके रखा है। सर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोहिबिट करता है एलियन एनिमी को कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो बात ठीक है कि हमने एलियन एनिमी को तो नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक दिया। बट सर अगर एलियन एनिमी हमारी कंट्री में आके कंपनी ओपन कर चुका होता है, से फॉर एग्जांपल अभी हमारे इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ कोई वॉर नहीं चल रहा, कोई भी फॉरेन के सिटीजन इंडिया में आके इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉलो करके कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब कोई फॉरेन सिटीजन ने अगर इंडिया में आके कंपनी रजिस्टर करवा दी, मान लो मिस्टर एक्स इज़ अ फॉरेन सिटीजन एंड मिस्टर एक्स एज अ फॉरेन सिटीजन इंडिया में आते हैं, उनको इंडिया में बिजनेस एस्पेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बिजनेस का उनको फ्यूचर भी बहुत अच्छा लग रहा है, इज ओपनिंग अ बिजनेस इन इंडिया। मिस्टर एक्स इज़ अ फॉरेन सिटीजन, कंपनी यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं। अब इंडिया में उन्होंने कंपनी को रजिस्टर करवाया, कंपनी रजिस्टर्ड मतलब इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। कंपनी के मेंबर्स सभी मिस्टर एक्स और उनके फैमिली मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय मिस्टर एक्स। कंट्रोलिंग फॉरेन से हो रहा है बट कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और सपोज मिस्टर एक्स इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवा दिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, सारे फैमिली मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है एंड वॉर डिक्लेयर हो गई हमारी और उस कंट्री के बीच में जहाँ पे मिस्टर एक्स सिटीजन है। अब मिस्टर एक्स एज एन एलियन एनिमी खुद तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे बट उनकी शुरू की हुई कंपनी तो यहाँ पे है, वो कंपनी तो उनको पैसा पहुंचा सकती है बाय वे ऑफ डिविडेंड और लोन और एनीथिंग, या तो वो कंपनी में बिजनेस करवाने के लिए अपने पावर का यूज करके इंडिया को नुकसान करे वैसा कोई डिसीजन दिलवा सकते हैं ना। हमें कंपनी भी तो बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, या जब तक वॉर चल रही है तब तक हमें उस बिजनेस को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम पे जब हम मिस्टर एक्स की कंपनी को बंद करवाने जाएंगे, मिस्टर एक्स विल से कि सर मैं एलियन एनिमी हूँ, कंपनी तो रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी तो फॉर्म एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी तो इंडियन है, मैं भले फॉरेन सिटीजन हूँ, कंपनी तो इंडियन है और आपने ही बोला था मैं अलग मेरी कंपनी अलग। अगर मिस्टर एक्स एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी क्रिएट कर चुके होते एंड विल से कि मैं मिस्टर एक्स अलग एक्स लिमिटेड अलग, मैं फॉरेन सिटीजन हूँ, आप मुझे इंडिया मत आने दो, बट एक्स लिमिटेड तो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो तो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है, उनको तो आगे बढ़ने दो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वॉर डिक्लेयर होता है हमें ये चेक करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी में कंट्रोल एलियन एनिमी का है। जब वॉर डिक्लेयर होगा तब हम ये नहीं देख सकते कि कंपनी एंड मेंबर्स आर सेपरेट पर्सन्स, बिकॉज वॉर डिक्लेयर हो रहा है उस टाइम पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी अगर कंट्रोल्ड हो रही है बाय एलियन एनिमीज, कंपनी में डायरेक्टली बाय शेयर होल्डिंग और बाय डायरेक्टर्स और बाय एनी वे अगर एलियन एनिमी का कंट्रोल है तो कंपनी को भी फॉर दैट पर्पस फॉर दैट टाइम पीरियड हम एलियन एनिमी के तौर पे ट्रीट करेंगे और उस कंपनी को पर्टिकुलरली बंद करना ज़रूरी होगा या उसके बिजनेस को सस्पेंड करना ज़रूरी होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। ये हुआ था डेमलर रबर इंडस्ट्रीज और उसके रिलेटेड केस था उसमें कि कंपनी वॉज रजिस्टर्ड इन वन कंट्री जिसका ओनरशिप था सेकेंड कंट्री के लोगों का, वॉर डिक्लेयर हो चुका, उस टाइम पे यही आर्ग्यूमेंट लिया गया था एंड उस टाइम पे डिसीजन यही लिया गया था कि जब वॉर होती है तो कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर द कंपनी इज एलियन एनिमी और नॉट, हम एक लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल के थ्रू चेक करेंगे कि क्या कंपनी में मेजॉरिटी कंट्रोल एलियन एनिमी का है। अगर मेजॉरिटी कंट्रोल एलियन एनिमी का हुआ तो इन दैट सिचुएशन company will be considered as alien enemy if majority of members are alien enemy। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भूल जाएंगे कि कंपनी एंड मेंबर्स हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ये फर्स्ट रीजन था टू डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर। सेकेंड रीजन
किसी भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ की ज़रूरत पड़े उसके लिए सेकेंड रीज़न फॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का सेकेंड रीज़न है प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स। सर इसके रिलेटेड एक केस था, दिनशो मानिकजी पेटीट नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने कंपनी नाम के फॉर्म का, कंपनी नाम के बिजनेस के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का यूटिलाइजेशन और यूज़ किया था फॉर इवेजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू इवेड करने के लिए, मतलब टैक्स पे करने की लायबिलिटी जो थी उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए उन्होंने कंपनी नाम के बिजनेस फॉर्म का यूज़ किया था। क्या सिनारियो था तो समझाऊं। सर दिनशो मानिकजी पेटीट की बहुत ज़्यादा इनकम थी फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सर दिनशो मानिकजी पेटीट वाज हैविंग ह्यूज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। उनकी बहुत ज़्यादा इनकम डिविडेंड और इंटरेस्ट से होती थी और बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। वो जो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है दैट इज टैक्सेबल अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स भरना पड़ेगा, ह्यूज टैक्स लायबिलिटी विल बी देयर। उस टाइम पे एक इनकम टैक्स का प्रोविजन ऐसा बोलता था कि सर जो इनकम आप इंटरेस्ट और डिविडेंड से कमाते हो उस इनकम को अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी फ्रॉम टैक्स। मतलब कि मैंने अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाया एक कंपनी में से, उसको री इन्वेस्ट कर दिया एज एन इन्वेस्टमेंट इन दी अनदर कंपनी और सेम कंपनी, मैंने उसी डिविडेंड और इंटरेस्ट को इन्वेस्ट कर दिया तो उस इनकम को टैक्स लायबिलिटी में से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। मतलब सर अगर मैं पैसा रिसीव करके इन्वेस्ट कर दूं तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी नहीं। यह आया था इन्वेस्टमेंट को प्रमोट या एनकरेज करने के लिए। सर दिनशो मानिकजी पेटीट ने ये प्रोविजन को यूटिलाइज किया इन अ वे कि उनकी ह्यूज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम थी, उस इनकम को रिसीव कर रहे थे एंड टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करना चाहते थे। उन्होंने 3 कंपनी शुरू की, 3 different companies actually having no business. He started with 3 companies. जो भी उनकी डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम वो इन डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम वो इन तीनों कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे। अब जब आप इन्वेस्ट कर देते हो अपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम तो आपके इनकम टैक्स एक्ट को एक लेवल पे इनकम को एग्जम्प्ट करना पड़ेगा। दिनशो मानिकजी पेटीट सर ने रिसीव की इनकम एंड इन्वेस्ट कर दी इनटू द कंपनीज, दैट मीन्स दैट इनकम वाज एग्जम्प्ट। एंड वो 3 कंपनीज जो इनकम रिसीव कर रही थी एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सर दिनशो मानिकजी पेटीट, वो पैसा वो सर दिनशो मानिकजी पेटीट को वापस कर रही थी एज अ प्रिटेंडेड लोन। मतलब बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लोन, बट ऐसी लोन जो मोस्ट ऑफ टाइम सर दिनशो मानिकजी पेटीट वाज नेवर गोइंग टू रिपे। सो इन अ वे इट वाज कंसिडर्ड एज अ प्रिटेंडेड लोन। मतलब उन्होंने क्या किया, तो एक इनकम आती थी, टैक्स बचाने के लिए 3 कंपनी शुरू की, इनकम को तीनों कंपनी में डाल दिया एंड वो जो इनकम उन्होंने तीनों कंपनी में डाली थी वही इनकम वो कंपनी उनको वापस कर देती थी एज अ प्रिटेंडेड लोन। मतलब ही रूटेड एज इनकम फ्रॉम अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग टैक्स। पैसा भी आ गया और टैक्स भी नहीं भरना पड़ा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ को लगा कि ये तो टैक्स इवेजन है एंड उन्होंने सर दिनशो मानिकजी पेटीट जी को बुलाया। दे सेड कि आप अपनी इनकम को कंपनी के रास्ते से रूट करके लेके आ रहे हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर दिनशो मानिकजी पेटीट से मैं और मेरी कंपनी अलग अलग इंसान है। कंपनी भले ही मैंने फॉर्म की है, आपके तो प्रोविज़न में ऐसा ही बोलते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ज़रूरी नहीं है कि कोई और कंपनी होनी चाहिए, मेरी खुद की ओनरशिप की कंपनी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड एट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये टैक्स इवेजन के लिए इसका यूज़ किया गया, उस टाइम पे ये ट्रीट किया गया कि कंपनी और सर दिनशो मानिकजी पेटीट under lifting of corporate wealth to protect the revenue or tax was considered as same person.
मतलब जिसने इनकम रिसीव की उसने खुद की ही पास इन्वेस्ट की, खुद को ही प्रिटेंडेड लोन दी, एंड इन दैट वे द इनकम वाज ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ सौदेंशु मानिकजी पटेल एंड ऑल द इनकम टैक्स लायबिलिटी, पेनल्टी, इंटरेस्ट सारी उनको एप्लीकेबल हो गई। बिकॉज जब आप ये सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस का यूज कर रहे हो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू और टैक्स, देन इट इज कंसिडर्ड एज कि उस सिचुएशन में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की ज़रूरत पड़ेगी कि आप उस टैक्स की लायबिलिटी को बचाने के लिए जब ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का यूज़ कर रहे हो तो लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल विल बी देयर। फर्स्ट रीज़न था जब एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करना है। सेकेंड रीज़न था कि जब हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स के लिए या टैक्स के इवेजन के लिए कोई कंपनी नाम के वेल का यूज़ करता है तो उस सिचुएशन में हम लायबिलिटी के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का यूज़ कर रहे हैं। अनदर एस्पेक्ट्स, अनदर सिनेरियो related with lifting of corporate veil. Third situation is to avoid the welfare legislations. अब हमारे वेलफेयर लेजिस्लेशंस एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत सारे सिचुएशंस हमें समझाते हैं। वेलफेयर लेजिस्लेशंस में बोनस एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, वो सारी चीज़ें हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप जो है आपके एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करो। मतलब आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी वो दो। एंड उस रिक्वायरमेंट में काफ़ी सारी कंपनियों की लायबिलिटी बनती है कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर लेजिस्लेशन के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। नाउ इफ समवन wants to avoid this liability under welfare legislation, then कई बार वो ट्राई करते हैं कि वो कंपनी नाम के वेल का यूज़ कर पाए। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनको कुछ अमाउंट बोनस के तौर पे अपने एम्प्लॉयज़ को, प्रॉफिट के परसेंटेज की कुछ अमाउंट एम्प्लॉयज़ को बोनस के तौर पे देनी पड़े। अब अगर वो कंपनी वो लायबिलिटी को बचाने के लिए एक सब्सिडरी कंपनी शुरू करें, अपनी जो भी इनकम है वो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल दे। अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल दिया, दैट मीन्स यू हैव लेस प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट कम हो गया तो बोनस की लायबिलिटी परसेंटेज वाइज भी अमाउंट कम हो गई। अब वो लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ही सिर्फ कंपनी क्रिएट की गई थी, उनका और कोई काम नहीं था एक्सेप्ट अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो इन सच ए सिचुएशन इट विल बी कंसिडर्ड के लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल दूसरी कंपनी के एग्जिस्टेंस को इनवैलिड गिनेगा या डिजोन कर देगा कि दूसरी कंपनी सिर्फ वेलफेयर लेजिस्लेशन को बचाने के लिए आई है। एंड दैट हैपन इन केस ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के जो वर्कर्स थे उनके रिलेटेड। वर्कमैन जो थे रबर इंडस्ट्रीज के रिलेटेड काम कर रहे थे, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉफिट था और उस प्रॉफिट के तौर पे उनको बोनस देना पड़ता। उस बोनस को बचाने के लिए उन्होंने एक सब्सिडरी में सारा प्रॉफिट इन्वेस्ट कर दिया एंड दे सेड कि हमारा प्रॉफिट ही कम है, बोनस लायबिलिटी भी कम होगी। एंड इन दैट सिचुएशन ये बोनस लायबिलिटी को कम करने के लिए एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ ने केस फाइल किया कि भाई बोनस लायबिलिटी को कम करने के लिए इन्होंने ये यूज़ किया है कॉर्पोरेट वेल का। And at that point of time the decision came कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको और उनकी सब्सिडरी को सेम मान लिया जाएगा एंड प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ बोनस टू द वर्कमैन। एंड यही सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर होगी इन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जब आप सिर्फ वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी नाम के वेल का यूज़ कर रहे हो। ये था अनदर एस्पेक्ट फॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मूविंग अहेड फॉर नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट सेज कि भाई कोई भी कंपनी है, अगर कंपनी फॉर्म हुई है जस्ट एज अ एजेंट, कोई भी सब्सिडरी फॉर्म की गई, कोई भी कंपनी फॉर्म की गई जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, दे आर पर्टिकुलरली जस्ट वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ अनदर कंपनी और अनदर पर्सन टू अवॉइड एनी ऑफ द लायबिलिटीज, उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, दे आर जस्ट वर्किंग एज एन एजेंट, तो उन कंपनियों ने जो काम किया उसके लिए लायबल किसको किया जाएगा? तो जो ओनर्स हैं उनको, रादर देन दी एजेंट्स। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि भाई किसी भी एजेंट ने कोई भी काम किया हो तो
एजेंट के काम के लिए हम पनिशमेंट किसको देते हैं? प्रिंसिपल को। अगर किसी एजेंट ने कुछ काम किया है तो उसके लिए पनिशमेंट किसको दी जाएगी? प्रिंसिपल को, बिकॉज प्रिंसिपल इज द पर्सन जिसके बिहाफ पे एजेंट काम कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी या सब्सिडरी को फॉर्म किया गया है जस्ट टू वर्क एज एन एजेंट, तो इन सच अ सिचुएशन ये सेपरेट लीगल एंटिटी सेज कि भाई उस सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को भूल जाओ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल विल से कि एजेंट के थ्रू अगर काम करवा रहे हो तो आप खुद ही काम कर रहे हो ऐसा माना जाएगा, एंड पनिशमेंट फॉर द वर्क ऑफ सब्सिडरीज विल बी गिवन टू द एक्चुअल ओनर। एंड लास्ट पॉइंट रिलेटेड विथ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैन बी सेड कि भाई कोई भी कंपनी है अगर फ्रॉड करने के लिए, किसी भी लॉ के अपोज में जाने के लिए, मतलब डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, किसी भी कानून की प्रोविजन को डिफीट करने के लिए, कोई भी फ्रॉड करने के लिए अगर कंपनी को क्रिएट किया जाता है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज कि फ्रॉड करने के लिए अगर आप ये कॉर्पोरेट वेल का यूज़ कर रहे हो तो हम भूल जाएंगे कि आप और आपकी कंपनी अलग अलग इंसान है, एंड विल कंसिडर यू एट द सेम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट में कोई लायबिलिटी है, मान लो कोई पर्सन कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडीशन रखी है कि आप जॉब छोड़ के चले जाओ, उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स को आप सॉलिसिट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने जॉब छोड़ दी तो हमारी ही कंपनी के क्लाइंट को आप सॉलिसिट नहीं करोगे। आप बिजनेस करो, जॉब करो, पर हमारी ही कंपनी के क्लाइंट्स को आप सॉलिसिट नहीं करोगे। अगर आपने हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को सॉलिसिट किया तो हम आपको उसके सामने पेनल्टी लगाएंगे, से फॉर एग्जांपल ₹10 लाख। अब उनको खुद की कंपनी के क्लाइंट्स को सॉलिसिट करना है और पेनल्टी की लायबिलिटी से बचना है, तो क्या करेंगे वो? तो उस सिचुएशन में वो पर्सन जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं वो एक कंपनी क्रिएट कर दें। कंपनी जो दूसरी एक्स एम्प्लॉयर थे उनके क्लाइंट्स को सॉलिसिट करेगा, and the person leaving the organization will be working as employee। जब भी पेनल्टी की बात आएगी, 10 लाख पे करने की बात आएगी, वो बोलेंगे कि सर मैं कहाँ आपके क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर रहा हूँ, ये तो कंपनी कर रही है और मैं तो उस कंपनी का जस्ट एक एम्प्लॉई हूँ, और मैं अलग, मेरी कंपनी अलग। कंपनी सॉलिसिट कर रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, और आप पेनल्टी तो अगर मैं सॉलिसिट करता तो लेने वाले थे। इस सिचुएशन में भी जहाँ पे पर्टिकुलरली हमने लायबिलिटी से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए अगर ऐसा कुछ भी किया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिचुएशन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अगेन। सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट 2 मिनट के लिए वापस से याद। जहाँ पे हम कॉर्पोरेट वेल की बात करते हैं तो वो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, मतलब एक वेल, एक दीवार, एक पर्दा जो मेंबर और कंपनी को अलग करता है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कंपनी में कुछ नुकसान हुआ तो उसके लिए मेंबर लायबल नहीं, एंड उसको एक सेफगार्ड माना जाता है कि भाई कोई भी मेंबर की लायबिलिटी इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन कंपनी में लिमिटेड रहेगी। बट अगर इसी वेल का फ्रॉड या डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए मिसयूज किया जाए तो क्या होगा? तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। एंड इन दैट सिचुएशन ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो हो रहा है वो कौन से सिचुएशंस में आएगा? तो सर जब हम एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अगर कंपनी एलियन एनिमी से कंट्रोल्ड है तो कंपनी भी एलियन एनिमी, एंड कंपनी को बंद करना ज़रूरी। या तो जब कोई टैक्स लायबिलिटी को सिर्फ बचाने के लिए कंपनी क्रिएट कर रहा है तो टैक्स लायबिलिटी को उस पर्सन के ऊपर लाने के लिए द कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड। जब कोई पर्सन अपने एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स जो वेलफेयर लेजिस्लेशन है वो वेलफेयर लेजिस्लेशन की लायबिलिटी को इग्नोर करना चाहता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज कि हम वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड कर रहे हैं। उस सिचुएशन में भी लायबिलिटी कंसिडर्ड एज कि भाई हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे क्रिएट करेंगे कि जो कंपनी वेलफेयर लेजिस्लेशन अवॉइड करना चाहती है उसको लायबल कर पाए। उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन पर्टिकुलरली कोई सिर्फ एजेंट के तौर पे सब्सिडरी क्रिएट कर रहा है और कोई बिजनेस पर्पस ही नहीं है, सिर्फ एज एन एजेंट आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो, देन ऑल्सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल विल बी देयर टू फाइंड आउट एक्चुअल कल्प्रिट। लास्ट इज जब कोई फ्रॉड या किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करने के लिए कोई जगह पे कोई फ्रॉड या लीगल प्रोविजन को डिफीट करने के लिए सिर्फ कॉर्पोरेट वेल का यूज़ किया जाए तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो हम भूल जाएंगे एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस।
अब यहाँ पे हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का टॉपिक खत्म होता है एंड विल मूव टुवर्ड्स काइंड्स ऑफ कंपनी और क्लासेस ऑफ कंपनी. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.